बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में एचआर के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, तो डेफिनेशन गिवन है सेंटर ऑफ मास का कि द पॉइंट इन विच होल मास ऑफ द बॉडी अपीयर टू एक्ट एंड दैट पॉइंट इन विच एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस लीनियर मोशन इन द बॉडी इज नोन ए सेंटर ऑफ मास। जैसे कि हर एक बॉडी के अंदर एक पॉइंट्स होता है जिस पे टोटल मास ऑफ द बॉडी एक्ट करते हैं। अगर इसी पॉइंट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस पॉइंट में लीनियर मोशन जब आ जाते हैं तो इसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि लेट्स सपोज एक बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो है परफॉर्म लीनियर मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स, जितने भी स्मॉल मासेस है, पार्टिकल है, वो सारे के सारे रोटेट भी होते हैं, लीनियर भी मूव होते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन करते हैं। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये भी इस तरह से एक डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास का। अब फाइंड करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन वन डायमेंशन। इन टू ऑब्जेक्ट है, टू मासेस है, वन डायमेंशन मूव हो रहे, एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट से हम इसकी जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो फाइंड आउट कर देते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है, कंसिडर अ टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग पोजीशन x1 एंड x2 फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट या फ्रॉम फिक्स्ड ओरिजिन। लेट्स सपोज ओरिजिन से जो है इसकी जो पोजीशन है वो x1 और x2 है, मासेस जो है m1 एंड m2 है। यानी m1 का जो पोजीशन है x1, m2 का जो पोजीशन है x2। along x-axis the position of center of mass of m1 and m2 is given by, यानी दोनों के लिए जो जनरल इक्वेशन है, यानी इसकी जो पोजीशन है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है along x-axis पे, ये बराबर होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा along x-axis पे है तो इसको हम लिख सकते हैं x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m1 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई x2 डिवाइड बाई यहाँ पर m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये x एक्सिस के लिए है, y एक्सिस के लिए भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, z एक्सिस के लिए भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो थोड़ा सा और भी, ये जो डिवीजन में हमारे पास यहाँ ये जो m1 प्लस m2 है, ये है हमारे पास टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी ये इसी सिस्टम का जो टोटल मास है दिस सिस्टम। दोनों पार्टिकल और जो लोकेशंस है, इसका जो ऑब्जर्वेबल पॉइंट है, इससे इसका जो टोटल मास है वो है। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, इसको हम कैपिटल M भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा जैसे कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर अगर हम कैपिटल M लिख दें तो ये 1/m, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m1 x1 प्लस m2 x2 आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 1, और ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स अलोंग एक्स एक्सिस। इस तरह से अगर हम लिख लेते हैं, सिमिलरली अगर हम जो है y एक्सिस के लिए इक्वेशन कंसिडर कर देते हैं तो y एक्सिस के लिए भी सेम इस तरह से इक्वेशन, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m, यहाँ पर आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 2। इस तरह से अगर हम z एक्सिस के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं तो z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m into m1 z1 और प्लस m2 z2, इसको हम u भी लिख सकते हैं z एक्सिस के लिए। और ये बना लेट्स सपोज इक्वेशन 3। अब ये तो हमने दो पार्टिकल सिस्टम के लिए ये इक्वेशंस लिख के, एक जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन आया, एक ये वाला इक्वेशन, इस तरह से एक इक्वेशन हमारे पास ये जो y एक्सिस के लिए इक्वेशन बना, और एक जो कि हमारे पास ये z एक्सिस के लिए इक्वेशन बना। अब लेट्स सपोज अगर हम फॉर सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ मासेस अगर हम कंसिडर कर देते हैं, फॉर सिस्टम ऑफ n नंबर, यानी अगर n नंबर ऑफ मासेस हो हमारे पास, n नंबर ऑफ मासेस इक्वेशन 1, 2 and 3 can be written as, तो इन इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, यानी
यानी जो n नंबर ऑफ सिस्टम के लिए अगर हम जो है इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m, यहाँ पर आ जाएगा समीशन I इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास यानी MIXI। इक्वेशन 1 कुछ इसी तरह से बन जाएगा, यानी जो इक्वेशन 1 है n नंबर के लिए इक्वेशन 1 यू बन जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे n नंबर ऑफ सिस्टम के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m, यहाँ पर समीशन I इज इक्वल्स टू 1 अप टू n MI इंटू YI आ जाएगा। और अगर इक्वेशन 3 को हम लिख दे इसी फॉर्म में, तो Z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू यानी 1/m समीशन I इज इक्वल्स टू 1 अप टू n MI इंटू ZI आ जाएगा। अब इस तरह से 3 इक्वेशन फर्दर हमारे पास बने, यानी सिस्टम n नंबर ऑफ सिस्टम के लिए ये y का इक्वेशन बना, इस तरह से ये जो है हमारे पास x का इक्वेशन बना। और लेट सपोज अगर ये बना हमारे पास इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5, और ये बना इक्वेशन 6। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंटिन्यूस अमाउंट के लिए लिख लेते हैं, फॉर कंटिन्यूस अमाउंट, यानी फॉर कंटिन्यूस अमाउंट, तो कंटिन्यूस अमाउंट के लिए जैसे कि हमारे पास कंटिन्यूस अमाउंट के जैसे कि अगर हमारे पास एटम्स हो, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स के लिए इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन वी रिप्लेस समीशन बाय इंटीग्रेशन, वी रिप्लेस समीशन बाय इंटीग्रेशन। तो हमने कंटिन्यूस अमाउंट के लिए, डिस्क्रीट के लिए 3 इक्वेशंस बने, इक्वेशन 4, 5, 6। अब चूंकि हमने कंटिन्यूस अमाउंट के लिए इक्वेशंस बनाने हैं, तो ये हम समीशन की जगह पर जो कि इंटीग्रेशन पुट करेंगे, तो ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगे। यानी जैसे कि यानी ये जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 बराबर हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/m समीशन की जगह पर इंटीग्रल आ जाएगा और x/dm बन जाएगा। इस तरह से इक्वेशन 5 जो है ये बन जाएगा हमारे पास y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m इंटू समीशन y/dm आ जाएगा। और इक्वेशन जो 6 हमारे पास आया था, अगर इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल यहाँ पर z/dm आ जाएगा। तो इस तरह से फर्दर हमारे पास 3 इक्वेशंस बने, एक जो है यानी एक z एक्सिस के लिए, एक y एक्सिस के लिए और एक x एक्सिस के लिए इक्वेशन बना। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9, और ये है हमारे पास कंटिन्यूस अमाउंट के लिए। अब इस तरह से अगर इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी हम इस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेबल पॉइंट या जो ओरिजिन है इसके रिस्पेक्ट से हम इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों में से एक ही कंसिडर करना होगा और बाकी को हमने सपोज करना होगा इसी तरह से। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इसके लिए, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। जैसे कि अगर हम लेट सपोज इक्वेशन 1 यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी हैव, अब जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ये x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m, और इस तरह से इस वाली इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास d/dt। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और ये 1/m हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पर d/dt, और ये जो ब्रैकेट है m1 x1 प्लस m2 x2 आ जाएगा। अब अगर इस तरह से ये d/dt हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमें मालूम है कि dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, तो ये वेलोसिटी के इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह पर हम v भी लिख सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर आ जाएगा v सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/m n2, यहाँ पर ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m कांस्टेंट हो जाएगा, यानी m1 यहाँ पर d/dt x1 प्लस m2 n2 d/dt x2 आ जाएगा। अब अगेन जैसे कि dx/dt v के इक्वल है, तो यहाँ पर dx1/dt dx2/dt, तो ये यहाँ पर v1
और V2 आ जाएगा। यानी इक्वेशन हमारे पास V सेंटर ऑफ मास जो है ये बराबर हो जाएगा 1/m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना, जैसे कि फाइनल इक्वेशन हमारा 9 बना था, तो ये बना इक्वेशन 10। और ये जो इक्वेशन 10 है, इक्वेशन 10 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इक्वेशन 10 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर of mass of two particle system। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी और ये था सेंटर ऑफ मास और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटेड टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।